हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने जो एनवीएस पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे थे, उसका ही अपने पास थर्ड लेक्चर होने वाला है ना। और इसके अंदर अपने जो उसी तरीके से अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये जो मैंने रेड मार्क किए थे पीछे वाले लेक्चर में भी वो मैं सोल्व करवा पाऊँ, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर भी मैं कुछ रेड मार्क्स वाले स्किप करूंगा, बाकी अपने सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रेड मार्क वाले मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इनमें हल्का सा जैसे ये होता है कि जैसे मतलब ये मान लो क्या है अपने पास कि इसमें अपने पास क्या बोलते हैं, ये देखो कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, है ना। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नहीं है ना, कि जो पैरेलल बीम है वो अपने पास आप एक स्लैब पे डाल रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अब तक मैंने देखा नहीं है, तो या तो ये डिस्पर्सिव वाला होना चाहिए या डाइवर्जिंग वाला होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और कंफर्म होके और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे, आज टाइम मिल जाएगा, तब मैं रेड वाले देख लूंगा। इतने अपने जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो कर लेते हैं ना। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने टोटल 20 एक क्वेश्चन जो है वो रेड मार्क वाले होंगे, जो अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर जो बाकी 20 एक बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 के अप्रॉक्स, वो अपने कर लेते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपने पास क्वेश्चन देखो क्या है कि पीसेज ऑफ एल एंड जीई आर प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर बिफोर दे आर हीटेड। कि अपने पास रूम टेम्परेचर पे कौन कौन, एक तो एल्यूमिनियम है और एक क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दियर रेजिस्टेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कि हीट किए गए हैं और उससे पहले वो क्या थे, रूम टेम्परेचर पे थे, ठीक है ना। हीट किए गए उससे पहले वो क्या थे, रूम टेम्परेचर पे थे। तो देखो, अगर आप हीट करते हो तो आप उनको क्या दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर जो है उनका बढ़ा रहे हो। अच्छा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने को पता है कि जो तीन चीज होती है अपने पास, एक होता है मेटल, है ना, और एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है अपने पास इंसुलेटर, ठीक है। एक होता है मेटल, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। मेटल अपने पास देखो, मेटल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही तुम तापमान बढ़ाओगे, जैसे ही तुम टेम्परेचर उसको दोगे, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसमें कोलिजन बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी कि उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो कंबाइन इफेक्ट की बात करोगे ना, तो क्या होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है ना। और जीई तुम्हारे पास क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, और तुम्हारे पास जो एल है वो एक मेटल है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एल के अंदर जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जबकि जर्मेनियम के अंदर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ एल विल इंक्रीज वाइल द जीई विल बी डिक्रीज। की जो रेजिस्टेंस होगा एल का वो अपने पास इंक्रीज होगा, और जीई का होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास क्या था, इसका 54 नंबर क्वेश्चन था। ओके, अब अपने इसे आगे देखते हैं। देखो, तो इससे आगे 55 है ना, 55 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर एक तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्लस दूसरी बात क्या है, ये मल्टीपल होने चाहिए। अगर सिंगल ही अपने पास होगा ना, तो ये अपने पास को कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। जबकि अगर ये मल्टीपल होंगे तो इंटरेक्टिंग स्पिन होगी, तो अपने पास क्या होगी, इंटरेक्टिंग स्पिन होगी। अगर इंटरेक्टिंग स्पिन होती है तो क्या होगा, अगर इंटरेक्टिंग स्पिन होती है तो ये फेरोमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। ओके, इंटरेक्टिंग स्पिन होगी तो ये फेरोमैग्नेटिक अपने पास हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात अगर करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें, सोडियम में सिंगल है, H2O में सब कंबाइन है, सोडियम क्लोराइड में भी सब बंदी है, तो तुम्हारे पास कोबाल्ट जो है उसके अंदर ये चीज हो जाएगी, है ना। ये मैं श्योर ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी मैं ये और भी चेक कर लूंगा जब मैं दोबारा बाकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। एक करंट है कितनी, 6 एम्पियर की, 6 एम्पियर की करंट है, इज मेंटेन्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था जिसमें हमने क्या किया, 6 एम्पियर की जो करंट क्या थी, मेंटेन कर ली, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, कि क्या होगा मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। की एक वायर है, ठीक है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। ये अपने को, ये बात जो है अपने को बतानी है, ठीक है। देखो, बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, बी इजिकल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ओके, तो ये क्या आएगा, देखो म्यू का मान क्या आएगा, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, और आई क्या हो जाएगा करंट 6 डिवाइड बाय
2 पाई गुना आर, इससे कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगा 30 गुना 10⁻⁻²। सोल्व करो इसको, क्या आएगा ये 2 पाई से ये गया तो ये आ गया अपने पास 2, और ये हो जाएगा देखो, ये हो गया 0, इसे काटोगे 10⁻⁻1, इससे काटोगे 10⁻⁻6, 3 को इससे काटोगे तो आएगा 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 गुना 10⁻⁻6, है ना, ये हो जाएगा 4 माइक्रो और टेस्ला, है ना, 4 माइक्रो टेस्ला क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये जो अपने पास एक वायर होता है उसके आसपास, मतलब मान लो कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, किसी भी लेंथ का वायर हो, ठीक है, इसके आर दूरी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आएगा, μ0I/2πr आएगा, है ना, B इजिकल टू μ0I/2πr आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अपने पास ए रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ साइड दिस एंड दिस, कि एक रेक्टेंगुलर कोइल है अपने पास, रेक्टेंगुलर कोइल है और जिसकी साइड कितनी है, एक साइड है जिसकी 8 सेंटीमीटर और एक साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, विद 100 क्लोजली बाउंड टर्न्स, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, 100 है, ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये करंट कैरी कर रहा है कितने की, 2 एम्पियर की, है ना, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका जो मान कितना है 0.5 टेस्ला है, सच दैट द प्लेन ऑफ कोइल सच दैट द प्लेन ऑफ कोइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, कि क्या कर रहा है ध्यान रखना, द प्लेन ऑफ द कोइल, जैसे ये कोइल है ना तो इसका जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ना, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, ये फील्ड से कितना डिग्री कौन बना रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री बना रहा है, जबकि अपने को पता है जो अपने यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कोइल, जो टॉर्क फील्ड होगा ना इस कोइल को, NIAB साइन थीटा जो होता है अपने पास, यहाँ जो थीटा होता है ना वो क्या होता है, इसका विलंब, ये जो क्षेत्रफल सदिश इसका, इस कोइल का, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल होता है, ठीक है ना, इसके बीच का एंगल होता है ना, ये अपने पास होता है। ओके, तो बीच का एंगल होता है, अपने को दे रखा है ये वाला, अपने को ये वाला देखा है, अपने को ये वाला दिया, अगर ये 30 है तो ये कितना बच जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, है ना, ये बात समझ में आई क्या मेरे को, आपकी, मेरे को, मेरी, समझो इस बात को मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, सपोज दैट अपने पास ये है, वो क्या बोलते, प्लेन, ठीक है, प्लेन है, इसका, इस प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना, वो आपको कितना दिया गया है, 30 डिग्री दे दिया, जबकि अपने को कौन सा चाहिए, इसका जो अपने पास इसके परपेंडिकुलर जो होता है ना एरिया वेक्टर, ये वाला, इसके जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये वाला होता है ना, इसका देखना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड के साथ, समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिए गए, ये दिया गया, जबकि अपने चाहिए ये वाला, तो ये अगर 30 है, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो ये आएगा NIAB साइन 60 डिग्री, ठीक है, अब करो सोल्व, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे 100, आई करंट कितनी है 2 एम्पियर, ए कितना है एरिया, एरिया अपने पास 8 इंटू 10 80, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 10⁻⁻4, ओके, NIA आ गया, बी और देखो 0.5 टेस्ला, है ना, साइन 60, साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 कितना हो जाएगा अपने पास, √3/2, √3/2, ये आ गया, करो भाई इसको सोल्व, देखो ये हो जाएगा 0.5 से 2 गया, है ना, और 8 से 2 काटोगे तो ये आएगा 4, मतलब 40, और क्या हो जाएगा अपने पास, एक चौके 4, ठीक है, 2 और 1 3, 3 को इससे जाएगा ये, तो ये आएगा 10⁻⁻3 गए ना, 10⁻⁻1 बच गया, गुणा है 1.732, तो ये क्या बचा, ये बचा 0.4 गुणा 1.732, ठीक है, ये लगभग कितना हो जाएगा 17 चौके 68, है ना, 17 चौके हो जाएगा लगभग 68, और ये हटा दे तो 17 चौके 68, 2 पॉइंट लगाओ तो 0.68, तो लगभग तुम्हारे पास आंसर कितना हो गया, ये हो गया 0.69 न्यूटन इंटू मीटर, ये अपने पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर कैरी करंट्स ऑफ 6 एम्पियर एंड 12 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ओके, क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर, दो अपने पास वायर है, ठीक है, जो क्या है 12 सेंटीमीटर से सेपरेट किए गए हैं, ओके, कैरी करंट ऑफ 6 एम्पियर एंड 12 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये अपने पास 6 एम्पियर तो इसमें बह रही है और अपने पास 12 एम्पियर जो है वो इसमें बह रही है, याद रखना
जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, चाहे अपर साइड में हो चाहे लोअर साइड में हो, ठीक है ना, चाहे अपर साइड में हो चाहे अपने पास लोअर साइड में हो, तो वो कौन से होते हैं भाई, अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, और ये होते हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब रिपल्सिव होंगे, सेम ही डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव ही आएगा। ओके, रिपल्सिव वाला जो है वो कट गया। ठीक है, two long straight parallel connector A and B separated by 12 centimeter carry current of 6 ampere and 12 ampere respectively in the same direction. The force extracted by conductor B on 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर की बी के द्वारा कोई भी दूसरा वायर जो है उसके द्वारा पहले वायर के 1 सेंटीमीटर के ऊपर बल कितना लगेगा। देखो जो बल लगता है ना, जो पर यूनिट लेंथ पे बल लगता है जब दो वायर इस तरीके से सेपरेटेड होते हैं, तो वो आता है अपने पास म्यू नोट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई यार मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो वो क्या होता है, फोर्स कितना होता है आई एल बी, तो आई ये आ गया, एल नीचे गया, बी ये रख दिया, बस इतना आ जाएगा पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगता है ना वो इतना आता है। तो ये लिखो, ये देखो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई गुणा 10⁻⁷ आई वन इंटू आई वन कितना है 6 एम्पियर, I2 कितना है 12 एम्पियर, तो 6 गुणा 12 है ना, ठीक है एम्पियर है। 2 पाई डी, 2 पाई डी मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस वायर के बीच में कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 10⁻⁷ ठीक है, सोल्व करो इसको, इसको इससे काटोगे तो ये आएगा 2। ओके, 12 से 12 गया, ये क्या आता है 10⁻⁻2, ये आएगा 10⁻⁻5, तो ये कितना है 6 दूनी 12 गुणा 10⁻⁻5। ओके, ये आपको क्या इसको माइक्रो करना है आपको, तो 10⁻⁻6 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइक्रो हो जाएगा। जबकि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं गलती कर रहे हैं, अपने क्या गलती कर रहे हैं देखो, म्यू नोट का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷, I1 I2 कितने हैं 6 और 12 है, ठीक है। 2 पाई डी, 2 पाई आ गया डी, सेपरेशन कितनी है भाई, सेपरेशन है अपने पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 10⁻², ठीक है। अब कहाँ गलती कर रहे हैं वो देख लो, 2 पाई से इसको काटोगे तो ये 2 आएगा। ओके, और 6 को इससे 12 को इससे 12 काट देंगे। ओके, 10⁻⁻2 को 10⁻⁷ से काटोगे तो 10⁻⁻5 आएगा। ओके, तो ये कितना आया, ये आया 6 दूनी 12 गुणा 10⁻⁻5। तो ये एक थोड़ी सी गलती कहाँ हो रही है, ये गलती यहाँ हो रही है, देखो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, पर यूनिट लेंथ जो होती है ना ये 1 सेंटीमीटर रखोगे आप, तो इसको भी तो आपको मीटर बनाना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁻2 नीचे है ना। देखो बात, आपका जो ये आंसर आया है ना 12 गुणा 10⁻⁵, ये एसआई में मात्रक है, जबकि इधर क्या है F/L, एल का मान है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 हो गया ना। ठीक है, 10⁻⁻2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये आएगा F पर 1 मीटर इजिकल टू आ गया 12 गुणा 10⁻⁷ बराबर आ गया 1.2 माइक्रो न्यूटन, है ना, ऐसा कुछ आ गया 1.2 माइक्रो न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा हो। आप बात समझे, यहाँ पे इसने 1 सेंटीमीटर में बोल दिया, अपने को एसआई में चाहिए, समझ रहे हैं आप बात। तो यहाँ जो तुमने 1 सेंटीमीटर पुट किया है उसको अपने एसआई में बदलेंगे, 1 मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻2 आएगा, वो जाके इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 माइक्रो न्यूटन। ओके, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अट्रैक्टिव विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 माइक्रो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, ए 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए वायर पार्ट ऑफ ए सर्किट सेंटर्ड एट 0.0 सेंटीमीटर लाइज अलोंग वाई एक्सेस, इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग वाई एक्सेस, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट -20, इज आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस। निकालना क्या अपने को, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दोबारा देखो क्या बोल रहा है, एक 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेट वायर सेगमेंट है, ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेट वायर सेगमेंट है, ये कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको 0 0 पे रखा है। ओके, ठीक है, इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग वाई डायरेक्शन, इसमें वाई डायरेक्शन के अंदर ये एक्स है ये वाई है, वाई डायरेक्शन के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है 10 एम्पियर फ्लो हो रही है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, और वो पॉइंट कितनी दूरी है -20 सेंटीमीटर, एक्स पे -20 है ना, एक्स पे 20 है, वो भी नेगेटिव एक्स पे, तो ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इज आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन,
एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या करना था, यहाँ अपना ये है कि क्या है भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। निकाल दो, निकालो भाई। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7। म्यू नॉट आई का मान, करंट कितना है, करंट है 10 एम्पियर, तो ये हो गया 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर। आर कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, मतलब इससे कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 5, ये आ जाएगा 2, और ये इसे कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 10 की घात माइनस 5, या कह सकते हो 0.1 माइक्रो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो टेस्ला, 0.1 माइक्रो टेस्ला। गलत कर दिया क्या, कहीं ना कहीं तो गलत कर दिया, पर ये चीज देख लो कि करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो आएगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा, तो या तो ये होगा, ओके, या ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो जेड डायरेक्शन में ही होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझो बात को आप, करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर की तरफ ही तो आएगा, इस साइड में, है ना, ये अपने को देखना है। तो भाई दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ, क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, तो म्यू नॉट ये आ गया, म्यू नॉट ये आ गया अपने पास, ओके, 4 पाई गुणा 10 मैंने 7, म्यू नॉट आई का मान आ गया 10, है ना, 10 कौन 2 पाई आर, 2 पाई आ गया, आर कितना है, 2 है, ये देखो कितना है, 2 सेंटीमीटर, अपने 20 सेंटीमीटर लिख दिया है ना, तो एक 10 का ज्यादा गुणा कर दिया, भाग दे दिया, तो एक 10 का गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप ए करंट आई इन ए कोइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, कि एक सेल्फ इंडक्टेंस एल वाली एक कोइल है जिसके अंदर आई करंट आपको क्या करनी है, इंड्यूस्ड करनी है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, यू इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एल आई स्क्र हो जाएगी। कितना हो जाएगा, यू इजिकल टू 1/2 एल आई स्क्र। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, अरे पहला नहीं, 1/2 एल आई स्क्र तो इसमें है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये अपने पास ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार कैपेसिटर के अंदर जो वी पोटेंशियल डिफरेंस हो, कैपेसिटेंस सी हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जो उसमें क्या कर सकते हो आप, रख सकते हो, है ना, वो होती है 1/2 टी वी स्क्र, ये हो जाएगा 1/2 एल आई स्क्र, है ना। इस तरीके से होता है कैपेसिटर में, क्यू स्क्र बाई 2 सी भी होता है, 1/2 क्यू भी होता है, मैंने सारा तुमको बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, ए सोलेनोइड, a solenoid of cross section area this and length this consist a 100 tons per unit length, the self inductance of a solenoid is, कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा इस सोलेनोइड का। ठीक है, एक सोलेनोइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इतना है, और लेंथ उसकी कितनी है, इतनी है, और उसमें टर्न्स कितने हैं, 100 पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, देखो एक कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, ठीक है, फाई इजिकल टू होता है एल आई। ओके, और अपने पास फाई आता कैसे है, फाई आता है बी गुणा ए से। ओके, और एक कोइल के अंदर जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट एन आई होता है। ओके, एरिया का एरिया आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से एक और होता है कि जो फ्लक्स होता है ना वो एन बी होता है, तो यहाँ इंटू में एन बी आता है, ये भी तुम थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, एन अपने पास एक आ गया, और इसके अलावा क्या होता है, बस यही होता है अपने पास। तो ठीक है, आई से आई निकाल दो, आई से आई निकाल दो, तो यहाँ एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा म्यू नॉट एन एन, ये होगी, एक कैपिटल एन हो गया, एक स्मॉल एन हो गया। ठीक है, और एक म्यू नॉट हो गया, कैपिटल एन हो गया, स्मॉल एन हो गया, और ये आ गया ए। ठीक है, यहाँ पे एल का मान, अब एल निकाल लो। म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷, ये समझे क्या, या आप इसको डायरेक्टली भी याद रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एल इजिकल टू म्यू नॉट एन एन बाई ए, या इसको ऐसे कर सकते हो, म्यू नॉट एन एन बाय एल गुणा ए, तो ये तुम्हारे पास ऐसे भी हो सकता है, म्यू नॉट एन स्क्र ए बाय का एल। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, ये अपने पास आ गया कुछ म्यू नॉट, ठीक है, एन स्क्र, एन स्क्र देखो क्या हो जाएगा, एन स्क्र हो जाएगा अपने पास, टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स है, तो एन स्क्र कितना हो जाएगा, 100 का स्क्र। ठीक है, 100 टर्न्स आप पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ इसकी इतनी है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, तो ये हो गए 1.5 गुणा 1.5,
है कि नहीं? अगर पर यूनिट लेंथ n का मान दिया गया है आपको कितना 100, और ये कितना होता है n बटा l, l कितना है, l है अपने पास 1.5, तो n इजिकल टू कितना आ गया, ये हटाओगे तो ये आएगा, और ये आ गया 15 150 आ गया अपने पास, ठीक है। n इजिकल टू कितना आ गया 150 आ गया ये, ठीक है, मतलब इतने टर्न्स टोटल होंगे। डिवाइड बाय एरिया कितना इसका 5 गुणा 10 की घात -4 है, और ये अपने पास L जो है, लेंथ जो है इसकी वो कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। अब देख लो इसको अपने पास क्या है, सोल्व करके देख लेते हैं, कर लेंगे सोल्व इसको, आ जाओ सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा कि 10 की घात 4 से 10 की घात 4 ये गया, ओके, 1.5 से 1.5 ये गया, और बोलो पाई रखना है पाई रख लेंगे, और ये 1.5 को तुम 4 से करोगे तो 3 दूने 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, और 6 पंजे 30, 30 पाई गुणा 10 की घात -7, तो ये हो गया 3 पाई माइक्रो हेनरी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, ओके। ये कितना आ गया 3 पाई माइक्रो हेनरी आ गया, ओके। ऑप्शन नंबर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो एक बार, ओके। इससे नेक्स्ट देखो, ए साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 282, एक साइनसोइडल वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू कितनी है अपने पास 282 है, पीक वैल्यू कितनी है भाई, पीक वैल्यू अपने पास 282, ओके। और मतलब वी एम जो है या वी नोट जिसको तुम बोलते हो वो कितनी है 282 वोल्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब जो स्मॉल एफ अपने पास वो कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट है तो आर ये है, एक्सएल ये है, और अपने पास कैपेसिटिव जो इम्पीडेंस है वो ये, ठीक है। तो सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग, सिंबल जो है इनके अपने अपने मीनिंग है, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली, कि इस के अंदर पावर डिसिपेट कितना हो जाएगा सर्किट के अंदर, तो पावर फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। जो पावर डिसिपेट होता है ना वो क्या होता है, वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ठीक है। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा अपने पास, वी आर एम एस अपने पास हो जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम में जब रूट 2 का भाग देते हो ना तब तुम्हारे पास वी आर एम एस आता है, तो ये आता है 282 डिवाइड बाई √2, ये वी आर एम एस आ गया। आई आर एम एस क्या आएगा, पहले तो वी आर एम एस लिख दो, ठीक है, वी बटा जेड, जेड क्या होता है, जेड होता है टोटल प्रतिबाधा इस सर्किट की, तो जेड क्या आ जाएगा अपने पास, जेड आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी इसकी स्क्र, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 16 स्क्र, एक्स एल माइनस का एक्स सी 32 माइनस का 20 का स्क्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 16 के स्क्र का 16 का स्क्र, ओके। 32 माइनस का 20 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्र, ओके। रूट हो जाएगा 256 प्लस का 144, ये क्या आ जाएगा रूट 400, ये रूट करोगे तो आ जाएगा क्या 20, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 20, तो ये आ गया 1/20। कोस फाई, कोस फाई क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कोस फाई क्या होता है, कोस फाई होता है आर बटा जेड, है ना। कोस फाई जो होता है वो होता है आर बटा जेड। अब आर कितना है 16, जेड कितना है 20, 4 से काटो, ये 8 से काट दो, 8 दूने 16, नहीं 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 5 20, तो 4/5 मतलब 0.8 जो तुम्हारे पास है वो पावर फैक्टर आ गया, तो ये अपना पावर फैक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ ये पावर फैक्टर का मान रख दो 0.8। अब इसको सोल्व करके देखो क्या आता है, सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास है, सोल्व करोगे तो आएगा 282 इंटू 282, ओके, डिवाइड बाई 2 बाय 20 जो भी आ गया इंटू 0.8, ओके। तो ये आएगा 1590 के लगभग, 1590 वोट। तो ये कितना हो जाएगा 1000 का देखोगे तो ये हो जाएगा 1.59 किलो वोल्ट या 1.6 किलो वोल्ट, किलो वोट है ना। ये रहा ये रहा ये रहा अपने पास, ठीक है। 1.6 है और ये 0.8 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या होता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, light from a point source is incident on this surface and its gas get refracted into a medium whose refractive index is 1.5. If the beam is expected to travel parallel to the principal axis after reflection, where should be the light source be placed on the principal axis? ठीक है, देखो अपने पास क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फीयर इज दिस, रेडियस कितनी है इस कॉन्वेक्स स्फीयर की
वो है अपने पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, ये इस तरीके का कुछ है, ठीक है, कि इससे अपने पास लाइट जो है इससे आप इस पे आ रही है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड इनटू ए मीडियम वूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है, 1.5 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ये ग्लास है जो भी मीडियम है, ठीक है। इफ द बीम इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर वो पैरेलल क्या हो जाएगी, चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो वेयर शुड बी द लाइट सोर्स बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो लाइट सोर्स है ना वो इसके अंदर कहाँ प्लेस किया होना चाहिए, समझ रहे हो ना, ये कह रहा है कि इसके पैरेलल चली गई, मतलब ये इसके फोकस पे था, है ना, तो इसकी जो फोकस दूरी है तुम्हें वो निकालनी है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी अपने पास निकाल लो लेंस मेकर सूत्र से, ये हो जाएगी 1/f म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 1/f निकालना है, म्यू माइनस का 1.5 माइनस का 1 ही हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 1 का r1 मतलब 1 का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 0.10, ठीक है, ये एक होता है प्लस का, दूसरा हो जाता है माइनस का, ठीक है, 0.10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2/0.1, कितना बनेगा, 20×5 = 100, है ना, एक जीरो है तो ये लो जीरो, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्या आनी चाहिए, फोकस दूरी आनी चाहिए। देखो बात, देखो बात, देखो, ये 1/f है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ, 20 × 5 100 मतलब 10 आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ से f कितना आ गया, f आ गया 1/10, तो ये आया मीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आएगी अपने पास क्या बोलते, अपने पास जो रेडियस, क्या रेडियस नहीं, फोकस दूरी जो आएगी ना वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना, कितनी कितनी अपने पास फोकस दूरी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक है। किसकी, इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले, इसकी सोर्स की, जो इसको भी तुम बोलो, इसकी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये लेंस मेकर सूत्र है, इसमें जो R1 होती है, ठीक है, वो पहले इस साइड की होती है, ठीक है, दूसरी जो होती है वो इस साइड की होती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट, ये छोड़ो एक बार, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द प्रेडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ लाइट, कि जो लाइट है ना इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, कैसा होता है भाई इसका नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो नेचर इसका होता है, ये किससे प्रूव होता है कि लाइट का, देखो लाइट के अंदर क्या होता है, अपने पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और दोनों के जो अपने पास वाइब्रेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो लाइट होती है इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज कहाँ से आई, लाइट का ईएमडब्ल्यू के बारे में किसने बताया, इसे बताया था मैक्सवेल ने, किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी अपने पास, मतलब एक गाउस लॉ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का गाउस लॉ था, एक मैग्नेटोस्टैटिक का गाउस लॉ था, एक अपने पास और भी था, क्या बोलते हैं, अपने पास एक और था, ईएमआई वाला था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक अपने पास एम्पियर्स लॉ वाला था, तो ये चारों जो इक्वेशंस थी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, मैग्नेटिक फील्ड की थी, इनको जब सोल्व करते हैं और निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, तो वो एक वेव के रूप में आते हैं, ठीक है, वहां से थोड़ा पता चलता है, ये तुम सीधा याद रख लो कि ईएम वेव वाला जो कॉन्सेप्ट था ना लाइट का, वो किस कहाँ से आया था, मैक्सवेल इक्वेशन से आया था, मैक्सवेल ने ही डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था, तो उसी चैप्टर का पार्ट है ये, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, मैक्सवेल की थ्योरी से आता है, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल क्या था, वो फिर वेव वाला नेचर बताता है लाइट का, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर जो मॉडल था वो भी यही बताता है, वेव थ्योरी वाला, स्नेल्स लॉ अपने पास है ऑप्टिक्स वाला होता है, तो मैक्सवेल थ्योरी ही बताती है लाइट के ईएम नेचर, ईएम वेव नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू पोलराइड, टू पोलराइड्स आर सो प्लेस्ड इन एयर, दो पोलराइड है जिनको प्लेस किया गया एयर में, दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर ट्रांसमिटेड बाय देम इज मैक्सिमम, ठीक है, कि दो पोलराइड है, दो पोलराइड आर सो प्लेस्ड इन एयर दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय देम इज मैक्सिमम, कि अपने पास दो पोलराइड इस तरीके से रखे हुए हैं कि इससे जो इंटेंसिटी निकल रही है ना वो मैक्सिमम है, ठीक है भाई, वो होगी अपने पास आई नोट होगी, ठीक है। नाउ इफ वन ऑफ द पोलराइड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि अपने पास अगर एक पोलराइड उसको रोटेट कर दिया कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री आ गया, देन टू व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट विल बी रिड्यूस्ड, अगर एंगल तुमने इतने से चेंज कर दिया इनके बीच का, ठीक है, तो तुम्हारी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई नोट का क्या था, इनिशियली कितनी थी, मैक्सिमम कितनी थी, आई नोट थी जब थीटा 0 था, अब इसको 60 चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 60,
कोस 60 कितना होता है, ये होता है 1/2, तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आई नॉट बटा 4। ठीक है, तो आई नॉट बाय 4 मतलब ये कितना होगा 25% तक रह गई, तो इट विल बी रिड्यूस टू 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर ए सर्टेन फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक apparatus which one of the following statement is not true। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है और फोटो इलेक्ट्रिक apparatus के अंदर, ठीक है, वो तो क्या इनमें से सही नहीं है। ठीक है, मतलब जहां फोटो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो रहा है, सिंपल सी बात है, लाइट आती है, ठीक है, उसकी जो अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वहां अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, और जो ये न्यू है, इसका मान न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। ये अपने पास क्या होती है, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिल्ली आवृत्ति जिसे तुम कहते हो। ये किसके करस्पॉन्डिंग होती है, वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसके ऊपर तुम्हारे जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन वो बाहर आएंगे। ओके, एक तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, है ना। और इसके अलावा बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, आई की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम बढ़ा रहे हो। इसके अलावा बात करें तो देखो, जब आई बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे ना। आई बढ़ाने का अर्थ क्या होता है कि तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो जिस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं या जिनसे वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अपने पास बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ही वो बढ़ेंगे तो अपने पास क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, है ना, फोटॉन्स बढ़ गए, और इससे क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, जो करंट आई होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, करंट आई क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट बढ़ती है, चाहे वो कौन सी करंट हो, चाहे वो सैचुरेशन करंट हो या तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, उसे ही सैचुरेशन करंट बोलते हैं। करंट तो करंट है ना, करंट जो होती है वो इंटेंसिटी से रिलेट करती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये काफी चीजें मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दी। अब अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू, मतलब ट्रू कौन सा नहीं है। क्या पहला क्या बोल रहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। सही बात है, इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होती है, नोट ट्रू बताना है ना। द सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। सही बात है भाई, करंट तो करंट है ना, चाहे सैचुरेशन हो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक हो, दोनों की दोनों प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। नेक्स्ट देखो क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है इससे। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना वो वेरी करेगा किस पे, इस पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने पास, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से तो इंडिपेंडेंट होता है, सही बात कर रहा है, तो ये भी सही है। चौथा देख लो, बोथ द सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। नहीं भाई साहब, जो सैचुरेशन करंट है ना वो अपने पास इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लीनियर डिपेंड करती है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये आधा स्टेटमेंट गलत है। अपने पास फॉल्स कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फोर्थ हुआ। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, कि जो अपने पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो अपने पास क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। वो पोटेंशियल जो अपने को रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द दे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 4.12 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। कि दे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो P इजिकल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वेवलेंथ पूछा है ना, तो ये हो जाता है लैम्डा इजिकल टू एच बाई पी। पी क्या होता है, mv, तो एच क्या हो जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 डिवाइड बाय पी। पी क्या होता है, mv। ओके, ये क्या होता है भाई 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 डिवाइड बाय mv। m क्या है, मास 9.11 गुणा 10 की घात माइनस का 31 गुणा वी। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 4.12 गुणा 10 की घात 5। सॉल्यूशन करो, आंसर निकालो, करो सॉल्यूशन, क्या आएगा, 31 से 34 गया, 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, इसे काटो तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस का 8।
है ना। और अपने पास सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 6.62 भाग 9.11 भाग 4.12, है ना। 6.62 गुणा, नहीं, भाग 9.11 भाग 4.12, तो ये आ गया 0.176, है ना, गुणा 10⁻⁻8। अब इसको एमस्ट्रॉन्ग बनाना है या नैनोमीटर बताना है, वो अपने देखते हैं। ठीक है, ये एमस्ट्रॉन्ग ही बनाना पड़ेगा। नैनोमीटर बना सकते हैं ना, नैनोमीटर के देखो काफी ऑप्शन है, तो नैनोमीटर बनाओ। नैनोमीटर कैसे होता है, 10⁻⁹ इसको 10⁻⁹ बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻1 से गुणा करो, 10⁻+1 से गुणा करो। ठीक है, ये तो बन गया नैनोमीटर। एक का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1.76, है ना। तो 1.76 नैनोमीटर, 1.76 नैनोमीटर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 1.76 नैनोमीटर क्या होगी, दे ब्रोगली वेवलेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, एसिलेटेड किया गया है, जिसके एसिलेट किया गया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास 50 वोल्ट है, इतने से उसको एसिलेट कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। प्लांक कांस्टेंट ये दे रखा है, मास ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज ये दे रखा है। द एसोसिएटेड दे ब्रोगली वेवलेंथ इज दिस, associated de Broglie wavelength is this, associated de Broglie wavelength is this, and associated de Broglie wavelength is this। अपने को de Broglie wavelength निकालनी है। देखो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो de Broglie wavelength होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई रूट वी एमस्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 12.27 डिवाइड बाई रूट वी का मान कितना हो जाएगा, 50, है ना। ये आ जाएगा एमस्ट्रॉन्ग। 12.27 रूट 50 कितना होता है, लगभग 7, है ना। 7 7 49 होता है, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बच गए कितने, 5, तो 7 7 49, है ना, लगभग 1.7 एमस्ट्रॉन्ग के लगभग आंसर आ गया अपना। या इसको नैनोमीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.17 नैनोमीटर। ठीक है, 0.170। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, 0.170 नैनोमीटर अपने पास आ गया। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एक्स रे वेवलेंथ, ये अपने पास क्या होगा, इस एक्स रे वेवलेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, 0.170 नैनोमीटर। ठीक है, ये अपने पास 0.170 नैनोमीटर है ना। ये रेंज किसकी होती है, ये होती है रेंज एक्सरे की। एक्सरे की जो रेंज होती है वो होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर के लगभग। ठीक है, तो ये अपने पास इसके बीच में ही है। तो ये दे ब्रोगली वेवलेंथ आएगी, और जो कौन से ऑर्डर में है, एक्सरे में है। ठीक है, और ये देख लो इसके इक्वल कौन सा भी नहीं है, चारों में से कौन सा भी नहीं है, तो तुम चाह के भी बाकी नहीं कह सकते। ओके, तो यही होगा अपने पास, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं ना। न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, या कह दो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर के अंदर, है ना। शॉर्ट रेंज के होते हैं, और इसके अलावा भी देखते हैं क्या है, तो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं, फर्मी ऑर्बिटर में काम करते हैं, है ना। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम, सेम ही फोर्स होता है भाई, वो सेम ही फोर्स होता है। ठीक है, सेम फोर्स होता है, तो अपने ये कह सकते हैं कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, अपने को गलत वाला बताना है। द न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रोंगर देन द बोथ कूलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कूलम्बियन फोर्स हो, दोनों से ही क्या होता है, अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्या, कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन आज डेफिनेटली डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होते भाई साहब, वो सेम ही होते हैं। आपने ऊपर तो बोला ना सेम है, तो आपकी ये बात तो सही थी, आप यहाँ कह रहे हो डिफरेंट है, ये बात गलत है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज, कि क्या अपने पास वर्क फंक्शन होता है कि मेटल के लिए, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, की मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, यही तो होता है अपने पास वर्क फंक्शन। ठीक है, बाकी भी तुम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वर्क फंक्शन जो होता है, कार्यफलन होता है, वो क्या होता है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अरे भाई साहब न्यूक्लियस नहीं, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं हो रही, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय न्यूक्लियन, न्यूक्लियन की बात नहीं हो रही, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं हो रही, द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, अरे भाई साहब इलेक्ट्रॉन खुद काम थोड़ी करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन खुद काम कर ही लेता तो वो पहले ही खुद कर लेता। ठीक है, तो द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस ही क्या कहलाता है अपने पास,
वर्क फंक्शन कहलाता है। वो खुद से नहीं आता है भाई, अपने को लाना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन मेरे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ा है। ठीक है, छोड़ भी ने की जरूरत तो नहीं है, वैसे करा देता हूँ। देखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हें दे रखी है। ठीक है, इस साइड में ओके, और यहाँ तुम्हें न्यूक्लियन नंबर दे रखे हैं। अब ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा है। अब देख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी ज्यादा है। ठीक है, बी की इससे कम है, ए की इससे कम है, और एफ की सबसे कम है। ठीक है, होता क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब बढ़ती है ना, ठीक है, तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ए और बी चाहेंगे हम सी डी ई की तरफ चले जाएं, और एफ भी चाहेगा कि मैं सी डी ई तरफ सी डी ई की तरफ चले जाऊं। ठीक है, तो सिंबल ए बी सी डी ई एंड एफ रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्ली। क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन, तीन रिएक्शन को कंसीडर कीजिए। ए और बी मिलके सी प्लस ई में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए प्लस बी मिलके सी प्लस ई में कन्वर्ट हो रहे हैं। सी प्लस ई मतलब ए वाला ई नहीं है, यहाँ ई क्या है, एनर्जी है। सी किस में जा रहा है, ए प्लस बी में जा रहा है। ठीक है, और एफ क्या हो रहा है, डी प्लस ई में जा रहा है, और साथ में कुछ एनर्जी मिल रही है। हेयर द सिंबल ई रिप्रेजेंट द एनर्जी रिलीज। विच ऑफ दीज रिएक्शंस हैव ई पॉजिटिव। इनके अंदर तुम्हारे पास जो ई है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये तुमको बताना है कब होगा ऐसा। देखो क्या है अपने पास, सिंबल ए बी सी डी ई एंड एफ रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूक्ली। डिफरेंट न्यूक्ली को बताता है। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री रिएक्शन, तीन रिएक्शन देखो, इनमें बताओ ई कौन से में पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और देखो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है ना, ए बी से सी में गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई, ओके, तो इसमें पॉजिटिव होगा। सी से ए बी में आ रहा है, सी से ए बी में आ रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नेगेटिव हो जाएगी। यही देख लो ना, सी इधर रखो, इसको इधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी दूसरे में। एफ है वो डी प्लस ई में जा रहा है, एफ जो है वो डी प्लस ई में जा रहा है। ठीक है, एफ जो है वो डी प्लस ई में जा रहा है। ये प्लस में क्या आ गया अपने पास, ई आ गई, एनर्जी आ गई। क्या आ गई, ई आ गई, एनर्जी आ गई, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, मतलब जो ए और सी है ना, इनमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए और सी में क्या होगा, ओनली पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग वो है, एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो अपने पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, मतलब वो होगी ही होगी, वो खुद से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो क्या रहा है, देखो इस ये दोनों जा रहे हैं सी में, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन बढ़ गई। ये एफ भी जा रहा है डी प्लस सी में, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन बढ़ गई। सी जा रहा है ए प्लस बी में, ये आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी, मतलब ये जो रिएक्शन है वो खुद से नहीं होगी, ये खुद से हो जाएगी, ये खुद से हो जाएगी, तो इसमें ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए और सी क्या होगी अपने पास यहाँ पे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब देखो कितने क्वेश्चन बचे अपने पास, तीन क्वेश्चन और बचे, है ना, तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं, आ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन अपने पास, द मास ऑफ 8O16 न्यूक्ली इज दिस। 8O 8O16 न्यूक्ली का मास इतना है। व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियाइड इन यूनिट ऑफ एमवी पर सी स्क्वायर, कि इसका मास डिफेक्ट कितना आएगा इस न्यूक्ली के लिए, है ना, इस यूनिट के अंदर निकालते हैं भाई। मास डिफेक्ट कैसे आता है, डेल्टा एम जो होता है वो आता है अपने पास कि उसके अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, प्लस न्यूक्लियाइड की बात कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, प्रोटॉन की बात होगी। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू कितने प्रोटॉन थे, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन थे, माइनस मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, है ना, ये अपने पास मास डिफेक्ट आता है। निकालो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन अपने पास इतना है। ठीक है, न्यूक्लियस का इतना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई, 1.00727 गुणा एटॉमिक नंबर कितना है 8, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.00866, माइनस का एम एन, न्यूक्लियस का मास कितना है 15.99053, ये क्या आ जाएगा अपने पास यू। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.00727, 1.00727 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 1.00866। ठीक है, जो जितना आ गया माइनस में 15.99053, ये आ जाएगा 0.13, इतना 0.1361 यू। ओके, अब अपने को बताना है कि ये एमईवी पर सी स्क्वायर में कितना आएगा। ठीक है, अपने को पता है एक यू के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास वो आती है क्या एनर्जी, वो कितनी होती है भाई, वो होती है 931 पॉइंट, एक यू गुणा सी स्क्वायर करोगे ना, तो ये जो एनर्जी आती है वो आती है 931.5 एमईवी, है ना, कैपिटल एम है ये।
तो यहाँ से ए क्यू का मान कितना आ जाएगा 931.5 MeV डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखो कितना आ जाएगा 931.5 MeV बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.13691 गुणा 931.5, तो ये आ गया 127। कितना आ गया 127.53 MeV पर सी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया 127 के लगभग, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया 127 के लगभग अपना मास डिफेक्ट आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, डेल्टा टाइम निकालना है। सिंपल सी बात होती है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस का जो न्यूक्लियस का मास है वो निकालते हैं, तो अपने पास ये क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। यहाँ ये यू में आया आंसर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसमें एक अल्फा पार्टिकल जो है उसका एनर्जी कितनी है, उसके पास इतनी एनर्जी है, energy approaches a target nuclei that has atomic number this, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है 79 है। what is the approximate distance of closest approach of the alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its direction। ये अल्फा पार्टिकल आएगा इस न्यूक्लियस के पास और रिपेल होकर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये अपने को बताना है। ओके, in an alpha particle scattering experiment an alpha particle of 4 MeV energy approaches a target nuclei that has atomic mass number 79। ये जो Z है वो कितना है 79 है। ओके, और कितना पास तक पहुंच जाएगा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी एनर्जी है 4 MeV की एनर्जी है, तो 4 गुणा 10 की घात 6 MeV इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और जूल में आ जाएगा, है ना। 4 M मेगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया, तो ये अपने पास इतनी एनर्जी थी। ये एनर्जी यहाँ पास जाएगा ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कितनी होती है के Q1, मतलब क्या रहा है अल्फा पार्टिकल जिस पर चार्ज होता है 2e, और जो अपने पास Ze हो जाएगा किस पे, Ze हो जाएगा किस पे अपने पास जो एटम है 79 वाला उस पे डिवाइड बाय आर, है ना। ये अपने को आर निकालना है, तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो जाएगा 2 गुणा ई इंटू ई, ई कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 79 डिवाइड बाय आर, ये आर हो गया, ये इधर चला जाएगा 4 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ओके, देखो तो सोल्व करो इसको, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 3, है ना। इससे ये कट जाएगा, और बोलो, इससे ये कट जाएगा, और बोलो भाई, इससे ये कट जाएगा 2, और इससे ये कट जाएगा 10 की घात -16, है ना। क्या बचा, ये 2 बचा, तो ये आएगा 0.8, है ना, और ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, है ना, 8 8 64, 64 गुणा 9 गुणा 10 की घात -16 मीटर, ये आ गया अपने पास 9 चौके 36, असल पाई 3, 9 54 और 3 57 गुणा 10 की घात -16 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.76 गुणा 10 की घात -14 मीटर। सेंटीमीटर में लेके जाना है तो 5.76 गुणा 10 की घात -12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 गुणा 10 की घात -12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास जो छोड़ने वाला है वही एक बार, ये एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर की अपने पास क्या है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर चार्ज कैरियर कौन होंगे, सिंपल सी बात है, अगर पी टाइप होता तो उसमें होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सिंपल सी बात है, पर होल ज्यादा होते हैं, है ना, मेजरली होल होते हैं पी में, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनरली होते हैं। इसी प्रकार एन की बात करें तो होल क्या होंगे, माइनर हो जाएंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज के लिए क्या होते हैं, बोथ होते हैं, वैसे तो बोथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर मोर किसमें, एन में। ओके, और होल क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने जो क्वेश्चन रह गए मेरे अकॉर्डिंग, शायद 8 क्वेश्चन तो मैंने इसमें छोड़े हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, एक बार काउंट करेंगे कितने छोड़ रखे हैं हमने, ये देखो दूसरा तीसरा, ये मान लो 8 मैंने शायद उसमें छोड़ रखे, तो एक यहाँ, 2, 3, 4, 3 है ना, 4, 5, 6, 7,
7 मैंने छोड़ रखे हैं ना, 8 मैंने इसमें छोड़े हैं, तो 7 8 15 क्वेश्चन छोड़े हैं, जो मैं अगले जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई टफ वाला बात नहीं है, पर वो है कि 1% भी डाउट होना, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तुम्हारी ना बने, है ना, इसलिए अपने इसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐप डाउनलोड कर लेना। कोई टेस्ट सीरीज तुम्हें अच्छी लगे, कोई कोर्स अच्छा लगे, हमें सपोर्ट करना चाहते हो, कोई कोर्स आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।